हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 7, रजिस्ट्रेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो जीएसटी लॉ में जो ये टैक्सेबल पर्सन का कंसेप्ट है बेटा, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल में प्ले करता है, क्योंकि टैक्स जो पे करता है यानी जीएसटी जो पे की जाती है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन के ही थ्रू पे की जाती है। तो इस चैप्टर में टोटल हम 9 सेक्शन जो है वो डील करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 22, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 23, पर्सन्स नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 24, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 25 जो बात करेगा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन की, और सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएगा। साथ ही सेक्शन 27 बात करेगा स्पेशल प्रोविजंस की जो एप्लीकेबल होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन पर। सेक्शन 28 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, और सेक्शन 29 और 30 वो डील करेंगे बेटा कैंसिलेशन या सरेंडर या रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। ठीक है बेटा, तो 9 सेक्शन जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही इन पर जो एप्लीकेबल रूल्स है, सीजीएसटी रूल्स, वो भी हम इनके साथ डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सेक्शन नंबर 22 की, जो बात करता है पर्सन्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो लाइबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? तो सब सेक्शन 1 बात करता है एवरी सप्लायर शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूटी other than special category states from where he makes a taxable supply of goods or services or both if his aggregate turnover in a financial year exceeds 20 लाख रुपीस। देखिए सब सेक्शन 1 क्या बात करता है कि सप्लायर जो है वो लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जीएसटी एक्ट में उस स्टेट या यूटी में जहां से वो क्या कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज की या दोनों की। अगर उस सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में ₹20 लाख को, तो ही उस पर सबसेक्शन 1 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। लेकिन ध्यान देना, सबसेक्शन 1 के जो प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं वो हो रहे हैं अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो यहां पर ध्यान दे, 4 तरह के स्पेशल कैटेगरी स्टेट इस सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं। वो है MTMN, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। ये 4 तरह के जो स्टेट हैं उन पर सबसेक्शन 1 जो है उसके प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो सबसेक्शन 1 के प्रोविजन क्या बने? MTMN, इन स्टेट को छोड़कर अगर एक सप्लायर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है किसी गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की, तो उसका अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपीस को, तो उस पर लायबिलिटी होगी रजिस्ट्रेशन की। सबसेक्शन 1 ये बात करता है। प्रोविजो पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट where such person makes taxable supply of goods or services or both from any of the special category states, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds 10 lakh। अब प्रोविजो बात करती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए कि एक पर्सन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज की या दोनों की, तो उस केस में उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपीस को एक्सीड कर जाता है, तब वो सप्लायर लाइबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया प्रोविजन। चलिए सेकंड प्रोविजो क्या बात करती है, पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नमेंट मे at the request of a special category state and on the recommendation of the council, and hence the aggregate turnover referred to in the first proviso from 10 lakh rupees to such amount not exceeding 20 lakh rupees and subject to such conditions and limitation as may be so notified। देखिए सेकंड प्रोविजो बात करती है कि जो फर्स्ट प्रोविजो में ₹10 लाख वाली लिमिट है, तो गवर्नमेंट अगर चाहे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल इस लिमिट को इंक्रीज कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम इंक्रीज कितना कर सकती है? अप टू 20 लाख रुपीस। 20 लाख से ज्यादा वो इंक्रीज नहीं कर सकती, और साथ में अगर कोई कंडीशन या लिमिटेशन भी अगर गवर्नमेंट लगाना चाहे तो लगा सकती है। सेकंड प्रोविजो ये बात करती है। चलिए दोनों प्रोविजो और सबसेक्शन 1 को पढ़ने के बाद एक प्रोविजन अभी भी हमारा बैलेंस रह गया है, वो रह गया है कि सर ये एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है। तो आइए समझते हैं एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है। सिंपल समझिए, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होगा एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ
ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, जो भी सप्लायर है जितनी भी वो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है उन सबको इंक्लूड कर लिया जाएगा, वेदर इट इज टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट सप्लाईज of person having the same PAN be computed on all India basis। एक पर्सन की जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट हैं सेम पैन पर जितनी भी उसकी रजिस्ट्रेशन उसने लिया हुआ है उन सभी का जो आउटवर्ड सप्लाई है वो इंक्लूड कर लिया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या एक्सक्लूड किया जाएगा? एक्सक्लूड किया जाएगा CGST, SGST, UTGST, IGST और कोई अगर GST सेस है तो वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, वो इनवर्ड सप्लाईज इन पे सप्लायर जो है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहा है उसे भी एग्रीगेट टर्नओवर से बाहर कर दिया गया है। यानी अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर को क्रक्स में बताएं तो क्या मतलब हुआ कि जितनी भी ब्रांचेज या एस्टेब्लिशमेंट है सप्लायर की एक पैन पर उन सभी का जो टोटल टर्नओवर होगा वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगर एक ब्रांच से सप्लायर जो है टैक्सेबल सप्लाई करता है, दूसरी ब्रांच से वो एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है, तो उस केस में भी दोनों ब्रांचेस के जो टर्नओवर हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो मेंशन किया गया है वो किया गया है टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई को भी। अगर कोई ब्रांच एक्सपोर्ट करती है या इंटर स्टेट सप्लाई करती है तो इन सभी सप्लाईज को इंक्लूड कर लिया गया है एग्रीगेट टर्नओवर में। ठीक है, चलिए यहां पर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर का कंसेप्ट खत्म होता है। बात करते हैं अब सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? एवरी पर्सन हु on the day immediately preceding the appointed day is registered or holds a license under an existing law shall be liable to be registered under this act with effect from the appointed date। देखिए सबसेक्शन 2 बात करता है उन सप्लायर की जिन्होंने प्रीवियस लॉज जो हुआ करते थे, जैसे सर्विस टैक्स हुआ करता था या एक्साइज एक्ट हुआ करता था एटसेट्रा, उनमें अगर रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो लॉ एक डे अपॉइंट करेगा, उस डे के बाद से जितने भी ये सप्लायर हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी एक्ट में। सिंपल ये बात की गई है। चलिए सबसेक्शन 3, वेयर अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इज ट्रांसफर्ड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज टू अनदर पर्सन एज ए गोइंग कंसर्न, द ट्रांसफरी और द सक्सेसर एज द केस में बी shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession। देखिए सबसेक्शन 3 बात करता है कि इन केस एक टैक्सेबल पर्सन अपना बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर भले ही सक्सेशन के थ्रू हो या सेल कर देता है टैक्सेबल पर्सन अपना बिजनेस, तो उस केस में जो ट्रांसफरी होगा उसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सबसेक्शन 3 ये बात करता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4, notwithstanding anything contained in subsection 1 and subsection 3 in a case of transfer pursuant to a sanction of a scheme or an arrangement for amalgamation or as the case may be demerger of 2 or more companies pursuant to an order of a high court, tribunal or otherwise, the transferee shall be liable to registered with effect from the date on which the registrar of companies issue a certificate of incorporation giving effect to such order of the high court or tribunal। देखिए सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 को ओवर रूल करते हुए सबसेक्शन 4 बात करता है कि अगर ट्रांसफर किया जा रहा है किसी स्कीम में, कैसी स्कीम में? अमलगमेशन की या मर्जर की या डीमर्जर की, तो उस केस में जो ट्रांसफर ही होगा उसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी लॉ में। साथ ही किस डेट से उसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा? जिस डेट को जो रजिस्ट्रार है, आरओसी है कंपनीज का, वो इशू करता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अमलगमेशन के लिए या डीमर्जर के लिए या मर्जर के लिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए एक्सप्रेशन की बात करते हैं। द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड all supplies made by the taxable person whether on his own account or made on behalf of all his principals। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या बात करती है कि जो एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन की जाएगी, जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज की है ऑन हिज ओन अकाउंट प्लस ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। सपोज एक सप्लायर एजेंट है किसी दूसरे प्रिंसिपल का, तो जो एजेंट सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल के गुड्स की, एजेंट के टर्नओवर में इन सप्लाईज को ऐड किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करते समय। एक्सप्लेनेशन ये बात करती है। ठीक है, द एक्सप्रेशन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था केवल 4 तरह के जो स्टेट हैं वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट माने जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22। ठीक है, अब कुछ पॉइंट जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इन केस जो सप्लायर है वो सप्लाई करता है बेटा नॉर्मल स्टेट में। नॉर्मल स्टेट कौन से हैं? अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और उसमें उसका टर्नओवर आता है सपोज
15 lakhs। ठीक है, तो क्या उसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा? आंसर इज नो। एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख एक्सीड करना चाहिए सर, तभी ये रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इतना हमें पता है। दूसरी बात, अगर सप्लायर है नॉर्मल स्टेट में, उसका एग्रीगेट टर्नओवर है 15 लाख, साथ ही उसकी दूसरी ब्रांच जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और उस केस में वो जो सप्लाई कर रहा है वहां पर उसका एग्रीगेट टर्नओवर आता है, वो आता है 5 लाख। तो क्या इसमें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होगी सप्लायर को? आंसर इज यस, होगा। कैसे होगा? देखिए समझिए, जब भी अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में सप्लाई करेगा कौन? सप्लायर। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो उस केस में सप्लायर का जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो बेटा 10 लाख तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ना कि 20 लाख तक। ठीक है, इन केस सप्लायर नॉर्मल स्टेट में भी सप्लाई कर रहा है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में भी सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में जो उसका एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो कितना हो जाएगा? 10 लाख तक हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 10/2019, सेंट्रल टैक्स डेटेड 7 मार्च 2019। ये 7 मार्च 2019 को आई थी नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन क्या बात करती है कि अगर एक पर्सन जो एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, सिर्फ और सिर्फ वो सप्लाई करता है गुड्स की, तो उस केस में उस पर्सन का जो एग्रीगेट टर्नओवर है अगर 40 लाख को एक्सीड नहीं करता, तो उस केस में उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी 4 केसेस में। एक्सेप्शन बात की गई है कि वो पर्सन जिन्हें सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है उन पर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकंड, वो पर्सन जो एंगेज्ड है इन मेकिंग ऑफ आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, whether or not containing cocoa, पान मसाला, all other goods of chapter 24 जिसमें टोबैको और मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सिट्यूट आते हैं, उन पर्सन्स पर भी ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। थर्ड, पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई, वो पर्सन जो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, किस स्टेट में? इन द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज पर सेक्शन 22। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन से थे? MTMN, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। ये 4 हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट हुआ करते थे। तो इन 4 स्टेट को मिला के प्लस जो अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मेघालय है, सिक्किम है, तेलंगाना है, इन 5 स्टेट में और ये नोटिफिकेशन जो है एप्लीकेबल नहीं होगी उस पर्सन पर जो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सन हु हैज़ ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ये हम बात करेंगे सेक्शन 25 में। वो पर्सन जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है वो भी इस नोटिफिकेशन को अवेल नहीं कर सकता। तो कुल मिला के देखिए प्रोविजन क्या बने। वो पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की या दोनों की इन द स्टेट ऑफ MTMN मीन्स मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये 4 स्टेट, इन चारों स्टेट में उन पर रजिस्ट्रेशन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी वो कितनी रह जाएगी? 10 लाख होगी। ठीक है, बात करें अदर स्टेट की जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना ये स्टेट कवर होते हैं, उस केस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 लाख की हो जाएगी फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की बात की जा रही है दोनों ही केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्लास क्या बनी? स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स। अब बैलेंस जो स्टेट बचे जैसे जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और अदर स्टेट, ये जितने भी स्टेट बचे इन केस में 2 तरह की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन के लिए वर्क करेगी। कौन कौन सी? सर्विसेज के लिए लिमिट हो जाएगी अप टू ₹20 लाख और गुड्स के लिए हो जाएगी 40 लाख। ध्यान देना, गुड्स में यहां पर सिर्फ बात की गई है वो पर्सन जो एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी वो पर्सन सर्विस अगर सप्लाई कर रहा है तो उस पर बेटा लिमिट 20 लाख की एप्लीकेबल हो जाएगी। 40 लाख वाली लिमिट किस पर्सन को मिलेगी? जो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कर रहा है गुड्स की, और गुड्स की कौन सी? इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, क्लियर हो गया प्रोविजन।
चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेक्शन नंबर 24 की। सेक्शन नंबर 24 बात करता है पर्सन की जिन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। नंबर 1, पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। वो पर्सन जो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं उन्हें हर हाल में रजिस्ट्रेशन लेना है, सेक्शन 24 बात करता है। बट रुकिए, इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर थ्रेश होल्ड लिमिट 20 लाख या 10 लाख एज द केस में भी ये एक्सीड नहीं होती तो उस केस में उन पर्सन को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसे रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना होता है। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है कि जो 20 लाख की थ्रेश होल्ड लिमिट होती है या 10 लाख की स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, वो अवेलेबल हो जाती है उन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 में। अभी सेक्शन 27 डिफाइन करता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। तो एक बार कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को समझते हैं कि सिंपल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता क्या है। तो समझिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता क्या है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होता है जिसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है एक स्टेट में, बट वो चाहता है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी सप्लाई करे, लेकिन उसके पास दूसरे स्टेट में कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। तो उस केस में अगर वो पर्सन दूसरे स्टेट में जाकर कोई सप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन लेना होता है एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, दूसरे केस की हम बात करें नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की, तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होता है, वो फॉरेनर होता है जो ओकेजनली आया करता है इंडिया में टैक्सेबल सप्लाईज करने। किसी भी एक स्टेट से इंडिया में वो टैक्सेबल सप्लाई कर सकता है और जिस स्टेट में वो आता है उसके लिए उसे फिर एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ये जो पर्सन है जब रजिस्ट्रेशन लेता है तो ये पर्सन क्या कहलाता है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। डिटेल में इनके हम प्रोविजन करेंगे जब सेक्शन 27 को हम करेंगे। आते हैं वापस अपना सेक्शन 24 पर। नेक्स्ट, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। वो पर्सन जिन्हें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है उन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, तब उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जिन्हें सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग टीसीएस कलेक्ट करना होता है, उन पर्सन को भी बेटा रजिस्ट्रेशन लेना होता है। नेक्स्ट, वो पर्सन जो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की ईसीओ के थ्रू, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। बट अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख को एक्सीड नहीं करता तो उस केस में उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। 6 पॉइंट बात करता है कि वो पर्सन जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं सेक्शन 51 में उन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। लेकिन एक बात का ध्यान देना कि अगर वो पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ में लेकिन टीडीएस डिडक्ट वो कर रहे हैं तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सेक्शन 24 ये बात करता है। नेक्स्ट, persons who make taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable person whether as an agent or otherwise। वो पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर सप्लाई करते हैं, टैक्सेबल सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज की, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जैसे बात करें एक एग्जांपल एजेंट की। नेक्स्ट, आईएसडी को भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। भले ही उसने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले रखा है या नहीं ले रखा, लेकिन जब भी वो आईएसडी बनेगी तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा। नेक्स्ट, every person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India other than a registered person। वो पर्सन जो OIDR की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया तो उसे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी लॉ में। लेकिन ध्यान देना ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होंगे अगर OIDR की सर्विसेज रिसीव कर रहा है एक पर्सन जो कि रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल वो रिसीव करता है OIDR की सर्विसेज, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा इंडिया में जीएसटी लॉ के अंडर। OIDR सर्विसेज का एक एग्जांपल आप ले, जैसे आप यूट्यूब पे फिल्म जो है डाउनलोड करते हैं, ये OIDR सर्विसेज में कवर हो जाती है। नेक्स्ट, पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। वो पर्सन जो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहे हैं अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। Such other person or class of person as may be notified by the government on the recommendation of the council। 11th पॉइंट बात करता है कि वो क्लास या पर्सन्स
जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है, ये 11 तरह के पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किए सेक्शन 24 में। इन सभी पर्सन को क्या है, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 23 की, कि वो पर्सन जिन्हें रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर ध्यान देना, नंबर 1, वो पर्सन जो एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड हैं इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बट नॉट लाइबल टू टैक्स। वो पर्सन जो एंगेज्ड है उन गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई पर जिन पे टैक्स ही नहीं लगता। नेक्स्ट, वो पर्सन जो एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज जो होली एग्जम्प्ट है टैक्स से, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बात का ध्यान रखना बेटा, दोनों प्रोविजन के लिए यहां पर जो लॉ ने वर्ड यूज किया है वो किया है एक्सक्लूसिवली, यानी 100% गुड्स या सर्विसेज होली एग्जम्प्ट होनी चाहिए या नॉट लाइबल टू टैक्स होनी चाहिए। टैक्स का मतलब जीएसटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। एग्रीकल्चरिस्ट को भी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वो सप्लाई कर रहा है, उस सप्लाई के लिए उसे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बात करें एक एग्जांपल की, एक फार्मर है, वो वीट प्रोड्यूस करता है और वीट को मार्केट में सेल कर देता है। तो ये जो वीट है उसकी सेल वो कर रहा है, उसे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर वीट जो वो सेल करता है उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख को एक्सीड कर जाता है। लेकिन अगर ये एग्रीकल्चरिस्ट वीट के साथ साथ राइस को बेचना शुरू करता है तो उस केस में जो राइस हुआ करता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता। पैडी जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ करती है, राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता। तो उस केस में ये जो एग्रीकल्चरिस्ट है अगर उसका टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड कर जाता है तो वहां पर उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत हो जाएगी। साथ ही एग्रीकल्चरिस्ट के लिए एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 57/31 2018 डेटेड 4 सितंबर 2018। उसमें क्या बताया गया था कि अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट किसी कमीशन एजेंट की सर्विसेज अवेल करता है तो क्या उस केस में कमीशन एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। तो सिंपल सर्कुलर ने बताया कि कमीशन एजेंट जो लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो 2 कंडीशन फुलफिल करता है तभी होगा। नंबर 1, जो प्रिंसिपल है उसका टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए एंड सप्लाई जो कमीशन एजेंट कर रहा है वो टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तभी जो कमीशन एजेंट होता है उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होती है। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है तब भी कमीशन एजेंट रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं स्पेसिफाइड कैटेगरी की। स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन। तो गवर्नमेंट ने बेटा यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी है कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले वो पर्सन्स जो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की अप टू ₹20 लाख, तो उस केस में इन पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि जब हमने सेक्शन 24 पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि जब भी पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं गुड्स की तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की नीड होती है। लेकिन सेक्शन 24 इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक एग्जम्पशन किसे दी जा रही है, उन पर्सन के लिए जो इंटर स्टेट सप्लाईज करते हैं गुड्स की। कौन से गुड्स? जो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं या जो नोटिफाइड प्रोडक्ट है जो एक क्राफ्टमैन ने अपने हाथों से बनाए हैं जिसमें मशीन का बहुत ही मिनिमल यूज़ किया गया है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लें तो बेटा जैसे लेदर आर्टिकल हो गए या वुड प्रोडक्ट्स हो गए या बैम्बू प्रोडक्ट्स हो गए या टेक्सटाइल हैंड प्रिंटिंग हो गई या थिएटर की कॉस्ट्यूम्स हो गई, ये सब क्या है? ये नोटिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं। इन सभी नोटिफाइड गुड्स की अगर पर्सन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है और वो सप्लाई कहाँ तक होनी चाहिए? अप टू ₹20 लाख, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती पर्सन पर। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है पर्सन को। पहली, जो एग्रीगेट सप्लाई हो रही है उन गुड्स की 20 लाख तक की, ये जो लिमिट देखी जाएगी ये नॉर्मल स्टेट में और 10 लाख हो जाएगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में। दूसरी बात, ये जो पर्सन है इन्हें पैन लेना होगा और जब भी ये सप्लाई करेंगे तो उन्हें ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ये 2 कंडीशन है, इन्हें फुलफिल करना होगा पर्सन को, तभी इस नोटिफिकेशन को बेनिफिट को वो अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी में। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की अप टू ₹20 लाख। देखिए ये भी सेम कंडीशन बना दी गई है लेकिन ये सीटीपी के लिए बनाई गई है।
वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की या नोटिफाइड प्रोडक्ट्स की, जो अभी हमने बात की। तो उस केस में अगर ये सप्लाई कर रहा है अप टू ₹20 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन सीटीपी को कंडीशन भी फुलफिल करनी होगी। कंडीशन क्या है कि उस सीटीपी को पैन लेना होगा और जब भी वो सप्लाई करेगा तो उसके लिए उसे ई वे बिल जनरेट करना होगा। बाकी अदर कंडीशन सेम है जो हमने प्रीवियस पढ़ी। चलिए यहाँ पर हमारा सेक्शन 23 भी खत्म होता है बेटा। 3 सेक्शन हमारे कवर हो गए, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24। अब बात करते हैं सेक्शन 25 की। तो अभी तक जो हमने प्रोविजन पढ़े, हमने क्या पढ़े? सेक्शन 22 बात करता है पर्सन लाइबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। 23 बात करता है पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और 24 क्या बात करता है कि इन पर्सन को तो मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन लेना जीएसटी लॉ में। ये हमने सेक्शन पढ़े। अब सेक्शन 25 जो है वो डिफाइन करता है कि रजिस्ट्रेशन लिया कैसे जाएगा। ये सेक्शन 25 बात करता है, यानी प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ये सेक्शन 25 डिफाइन करता है। तो सबसेक्शन 1 को पढ़ते हैं, आइए जरा। Every person who is liable to be registered under section 22 or section 24 shall apply for registration in every such state or UTs in which he is so liable within 30 days from the date on which he becomes liable to registration in such manner and subject to such condition as may be prescribed। देखिए, सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 बात करता है कि वो पर्सन जो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग लाइबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, या वो पर्सन जो सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग कंपल्सरली रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए, उन दोनों तरह के पर्सन्स को अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए हर उस स्टेट में या यूटी में जिसमें वो लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। कितने दिनों में? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। 30 दिनों के अंदर अंदर उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना है जिस डेट से वो लाइबल हुए हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। सपोज बेटा जैसे बात करें 31 मार्च 2019 को जो पर्सन है उनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 20 लाख को, तो इस केस में 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन लेना है उस पर्सन को। ठीक है, ये बात की गई है। नेक्स्ट प्रोविजो की बात करते हैं। फर्स्ट प्रोविजो, provided that a casual taxable person or a NRTP non-resident taxable person shall apply for registration at least 5 days prior to the commencement of business। फर्स्ट प्रोविजन बात करती है कि इन केस ऑफ सीटीपी और एनआरटीपी इन दोनों पर्सन को जो रजिस्ट्रेशन लेना होगा वो लेना होगा एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे 5 दिन, कम से कम 5 दिन पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। ये बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड प्रोविजन, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हैविंग अ यूनिट एज डिफाइंड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 in a special economic zone or being a special economic zone developer shall have to apply for a separate registration as distinct from his place of business located outside the special economic zone in the same state or UT। देखिए क्या बात कर रहे हैं कि एक पर्सन जिसकी यूनिट SEZ में है या वो पर्सन जो SEZ डेवलपर है जिस पे सेज एक्ट एप्लीकेबल होता हो, तो उस पर्सन को अगर कोई उसकी स्टेब्लिशमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर लोकेटेड है तो उस केस में उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए उसे एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ये बात की गई है, या उन दोनों यूनिट को डिस्टिंक्ट पर्सन जो है बेटा ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए सब सेक्शन 2 की बात करते हैं। A person seeking registration under this act shall be granted a single registration in a state or UT। एक पर्सन जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है बेटा जीएसटी एक्ट में उसे सिंगल रजिस्ट्रेशन मिलेगा एक स्टेट के लिए यूटी के लिए, यानी हर स्टेट और हर यूटी के लिए जो पर्सन है उन्हें रजिस्ट्रेशन बेटा अलग अलग लेना होगा। सब सेक्शन 2 ने ये क्लेरिफाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रोविजो की बात करते हैं। प्रोवाइडेड दैट a person having multiple place of business in a state or UT may be granted a separate registration for each such place of business subject to such conditions as may be prescribed। प्रोविजो क्या बात करती है कि वो पर्सन जिसके मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है किसी एक स्टेट या यूटी में,
तो वो चाहे तो जितने भी उसके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है सबके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है। लॉ ने कोई मनाही नहीं की है, सिंपल ये बात लिखी है। ठीक है, सिंपल बताया गया है कि पर्सन के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ले सकता है, अदरवाइज सिंगल एक ही रजिस्ट्रेशन पर वो काम कर सकता है। इनकेस एक पर्सन के बेटा एक स्टेट में सपोज 3 जो हैं मल्टीपल प्लेसेस हैं बिजनेस की, फर्स्ट सेकंड 3, ये 3 प्लेसेस हैं, तो अगर वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेता तो तीनों में से किसी एक को डिफाइन करना होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोला करते हैं बेटा PPOB। ये PPOB क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और बाकी के जो 2 होंगे वो क्या कहलाएंगे सर? वो कहलाएंगे बेटा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, APOB। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। अ पर्सन दो नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरली एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज आर एप्लीकेबल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल अप्लाई टू सच पर्सन। सबसेक्शन 3 बात करता है कि अगर किसी पर्सन पर सेक्शन 22 या 24 एप्लीकेबल नहीं होता तो वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है और उस पर्सन पर फिर ये जितने भी प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन के वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, उस पर्सन को ट्रीट किया जाएगा एज ए रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है बेटा, चलिए सबसेक्शन 4, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन whether in one state or UT or more than one state or UT shall in respect of each such registration be treated as distinct person for the purpose of this act। सबसेक्शन 4 बात करता है कि वो पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है एक से ज्यादा, एक स्टेट में या एक यूटी में या एक से ज्यादा स्टेट में या यूटीज में, उन सभी यूनिट्स को या एस्टेब्लिशमेंट को क्या ट्रीट किया जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट किया जाएगा। सबसेक्शन 4 ये बात करता है। ठीक है, चलिए सबसेक्शन 5 की बात करते हैं। Where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or UT in respect of an establishment has an established in another state or UT, then such establishment shall be treated as establishment of a distinct person for the purpose of this act। सबसेक्शन 5 जो है सबसेक्शन 4 की बात को आगे कंटिन्यू करते बोलता है कि जो ये यूनिट्स हैं आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगी और साथ में अगर इन्हें कलेक्टिवली बोला जाए तो ये कहलाएंगी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस। ये बात सिंपल की गई है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए सबसेक्शन 6 की बात करते हैं। एवरी पर्सन शैल हैव पैन इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसेक्शन 6 बात करता है कि अगर रजिस्ट्रेशन लेना है किसी पर्सन को तो उसके पास पैन जो है वो होना चाहिए। पैन कौन सा? जो इनकम टैक्स वाला होता है, सिंपल। चलिए प्रोविजो की बात करते हैं। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 may have in lieu of PAN a tax deduction and collection account number issued under the said act in order to be eligible for grant of registration। देखिए प्रोविजो बात करती है कि वो पर्सन जिसे TDS डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 51 में उसके पास पैन के बजाय 10 भी हो सकता है। 10 जो टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है उसकी बात की जा रही है और उसी बेसिस पर उसे रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा GST लॉ में। चलिए सबसेक्शन 7, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 6 a non-resident taxable person may be granted registration under subsection 1 on the basis of such other documents as may be prescribed। subsection 7 बात करता है कि सेक्शन 6 में जो भी लिखा है उसे हम ओवर रूल करते हैं। जो NRTP होता है उसे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। रूल्स में डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रेस्क्राइब कर दिए गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी सेक्शन 27 जब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो NRTP है उसे विदाउट पैन भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सबसेक्शन 8, वेयर अ पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, द प्रॉपर ऑफिसर मे without prejudice to any action which may be taken under this act or under any other law for the time being in force proceed to register such person in such manner as may be prescribed। देखिए अगर एक पर्सन जो लाइबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए GST लॉ में अगर वो फेल हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेने में या रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाता तो इस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है बेटा उस पर्सन का स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन फिर कर देगा। तो जिस पर्सन का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया है उसके पास अब 2 ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर 1, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये जो रजिस्ट्रेशन कहलाता है ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कहलाता है प्रॉपर ऑफिसर वाला।
तो इसके 90 डेज के अंदर अंदर या तो वो डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दे रजिस्ट्रेशन के। दूसरा, अगर वो पर्सन अग्री नहीं होता प्रॉपर ऑफिसर के एक्ट के साथ तो वो एक अपील फाइल कर सकता है अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सबसेक्शन 9 की। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो भी कुछ लिखा है उसे हम ओवर रूल कर रहे हैं। सबसेक्शन 9 ये बात कर रहा है। एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन or any multilateral financial institution and organization notified under the United Nations Privileges and Immunities Act 1947, consulate or embassy of foreign countries। and second point की बात करते हैं, any other person or class of person as may be notified by the commissioner। वो पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जो कमिश्नर नोटिफाई करेंगे। देखिए ए और बी क्लॉजेज में क्या बात की गई है कि एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, या कोई मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन नेशंस एक्ट जो हुआ करता है 1947 उसमें स्पेसिफाई की गई है, या कोई कंसुलेट है या एम्बेसी है फॉरेन कंट्रीज की। तो उस केस में इन पर्सन को जो है क्या दिया जाएगा, इन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है। इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। सबसेक्शन 1 को ये ओवर रूल कर रहे हैं। सिंपल इन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि जितने भी इन्होंने टैक्स पे किए हैं जीएसटी में उसका ये रिफंड ले सके। बेसिकली ये जितने भी पर्सन होते हैं बेटा, ये फॉरेनर्स होते हैं, एम्बेसी वाले, कॉन्सुलेट, ये क्या है? फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में आते हैं और जो भी इंडिया में गुड्स या सर्विसेज ये कंज्यूम करते हैं, तो उस केस में इन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर इशू किया जाता है और उस यूनिक आइडेंटिटी नंबर को दिखाकर ये अपना जितना भी इन्होंने जीएसटी पे किया है उसका रिफंड ले लिया करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सबसेक्शन 10 की। रजिस्ट्रेशन और द यूनिक आइडेंटिटी नंबर शेल बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन इन सच मैनर एंड विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। देखिए सबसेक्शन 10 बात करता है जो रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा या यूनिक आइडेंटिटी नंबर ग्रांट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, वो किया जाएगा आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। चलिए सबसेक्शन 11, A certificate of registration shall be issued in such form and with effect from such date as may be prescribed। जो सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन का वो इशू किया जाएगा एक फॉर्म में या मैनर में जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। यानी रूल्स में बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो मेंशन कर दिया गया है और जो उसका प्रोसीजर है वो भी मेंशन कर दिया गया है। सिंपल उसकी बात की जा रही है। सबसेक्शन 12, A registration or a unique identity number shall be deemed to be have been granted after the expiry of period prescribed under subsection 10 if no deficiency has been communicated to the applicant within that period। बात कही जा रही है कि जो रजिस्ट्रेशन है या यूनिक आइडेंटिटी नंबर है उसे डीम टू बी ग्रांटेड माना जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। जो सबसेक्शन 10 में स्पेसिफाई किया गया है पीरियड, यानी जो रूल्स में मेंशन है बेसिकली वो पीरियड जो मेंशन किया गया है उस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद ही डीम टू बी रजिस्टर्ड या डीम टू बी ग्रांटेड यहाँ पर मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेक्शन 26 की, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। सब सेक्शन 1, द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द यूनिक आइडेंटिटी नंबर अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और द यूटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट shall be deemed to be a grant of registration or the unique identity number under this act subject to the condition that the application for registration or the unique identity number has not been rejected under this act within the time specified in subsection 10 of section 25। देखिए सबसेक्शन 1 बात करता है कि ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन या यूआईएन यूनिक आइडेंटिटी नंबर अगर किसी एसजीएसटी एक्ट या यूटीजीएसटी एक्ट में मिल रहा है तो ये माना जाएगा कि ये रजिस्ट्रेशन या यूआईएन जो ग्रांट हो रहा है वो सीजीएसटी एक्ट में भी हो रहा है, प्रोवाइडेड जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन की वो रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए अंडर सीजीएसटी एक्ट, तभी ये डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, सब सेक्शन 2, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 10 ऑफ द सेक्शन 25 any rejection of application for registration or the unique identity number under the state goods and service tax act or the union territory goods and services tax act shall be deemed to be a rejection of application for registration under this act। देखिए सबसेक्शन 2 भी सिंपल बात कर रहा है कि जो सबसेक्शन 10 है सेक्शन 25 का उसे हम ओवर रूल करते हैं। अगर कोई रिजेक्शन होता है एसजीएसटी एक्ट या यूटीजीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन का या यूआईएन की ग्रांट का, तो ये रिजेक्शन क्या माना जाएगा? डीम टू बी रिजेक्शन अंडर सीजीएसटी एक्ट। सिंपल ये बात की गई है सेक्शन 26 में। ठीक है,
चलिए अब सेक्शन 27 की बात करते हैं सीटीपी और एनआरटीपी के केस के लिए। सीटीपी और एनआरटीपी कौन होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोविजन कौन से एप्लीकेबल है इन दोनों पर वो बात कर लेते हैं। सेक्शन 21 सब सेक्शन 1, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड टू अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन shall be valid for the period specified in the application for registration or 90 days from the effective date of registration of whichever is earlier। देखिए जो सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन का सीटीपी को या एनआरटीपी को, वो उसकी वैलिडिटी की बात की गई है, उसका पीरियड ऑफ वैलिडेशन क्या रहेगा। तो सेक्शन यहाँ पर बात करता है कि 2 पीरियड का जो अर्लियर होगा वो यहाँ पर उसका वैलिडिटी पीरियड माना जाएगा। नंबर 1, जिस पीरियड के लिए उसे रजिस्ट्रेशन मिला वो, और 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले हो जाए उसका जो वैलिडेशन है पीरियड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वो ये माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो की बात की जा रही है, द प्रॉपर ऑफिसर में ऑन सफिशिएंट कॉज being shown by the said taxable person extend the said period of 90 days by a further period not exceeding 90 days। प्रोविजो बात करते हो प्रॉपर ऑफिसर है इस 90 डेज के पीरियड को फर्दर एक्सटेंड कर सकता है बाय अ पीरियड ऑफ 90 डेज, यानी मैक्सिमम और 90 डेज वो एक्सीड कर सकता है, ये बात की गई है प्रोविजो में। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन shall at the time of submission of application for registration under subsection 1 of section 25 make an advance deposit of tax in an amount equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the registration is sought। सबसेक्शन 2 बात करता है कि जो सीटीपी होगा और एनआरटीपी होगा जब भी एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रेशन के लिए उस केस में उसे एडवांस डिपॉजिट करानी पड़ेगी अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। चलिए नेक्स्ट, सबसेक्शन 3, द अमाउंट डिपॉजिट अंडर सबसेक्शन 2 shall be credited to the electronic cash ledger of such person and shall be utilized in the manner provided under section 49। जो अमाउंट डिपॉजिट की जाएगी सबसेक्शन 2 में, यानी ये जो एडवांस डिपॉजिट किया जा रहा है ये क्रेडिट कर दिया जाएगा एनआरटीपी या सीटीपी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और वो यूटिलाइज कर सकता है इस अमाउंट को इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 49। 49 बेसिकली बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्स की, तो जो सीटीपी है एनआरटीपी है इस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकता है फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गया? तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास, अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।